सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज और संदीप भैया। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ कि जेई मेन के मार्क्स से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनएफएससी और रेलवे ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुल जाता है। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई हो सिर्फ, तो भी इन सारे में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये डिटेल वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो या तो डिफेंस से प्यार करते हैं या फिर वो रेलवे में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं चार ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में बताऊंगा जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि फीस है नाम मात्र की और प्लेसमेंट ओवरऑल ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये वो कॉलेज है लो परसेंटाइल पे, जो लो परसेंटाइल पर भी मिलता है, जो आपकी रैंक अगर अच्छी ना हो तो भी मिल सकता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि वैसे तो मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में पूरी लिस्ट दिखाई थी कि ये नॉर्मल काउंसलिंग है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। अब एग्जैक्टली आपको पार्टिसिपेट किस में करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा आपके रैंक पर। और मैंने आपसे यह भी बोला था कि इस चैनल पे मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हर एक वीडियो हॉनेस्टी के साथ डाला करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी हम 40K के करीब हैं। अगर आपका साथ रहा तो डेफिनेटली वन डे हम लोग के पास भी सिल्वर प्ले बटन होगा। हो सकता है, बट कोई बात नहीं, उसको हम रखते हैं साइड में। और आज यहाँ पर हम देखते हैं कि आप लोगों का एडमिशन रेलवे के कॉलेज में या फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग के कॉलेज में या इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है। इसमें से दो कॉलेज ऐसे हैं, एक तो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एनएफएससी नागपुर, और एक है इंडियन रेलवे। इन दोनों कॉलेजेस में मेरे भेजे हुए काफ़ी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जाना बहुत ही आसान है। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में ज्वाइन करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसका एसएसबी होता है। एसएसबी मतलब जैसे आप एनडीए देने के बाद एसएसबी के लिए जाते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आप जेई मेन के मार्क्स से आपको बुला तो लिया जाता है, लेकिन आपको एसएसबी देना पड़ता है। तो ये पक्का टफ पड़ने वाला है। लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों में आंख बंद करके आपका एडमिशन हो जाएगा। जो जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरे उतरते हो तो ये हो सकता है आपका 12th का परसेंटेज, आपका जेईई मेन का मार्क्स, और एनएफएससी में तो थोड़ा सा मेडिकल भी होता है। तो उसके बारे में हम चलिए डिटेल में इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह चैनल आपके लिए आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ही काम आने वाला है। तो आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इस कॉलेज के बारे में आते हैं, दैट इज एनएफएससी नागपुर। एनएफएससी जो है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का, यह एक अनोखा कॉलेज है। मैं अनोखा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि पूरे एशिया में यह एक एकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले के टाइम में इंडिया में कोई भी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट, जो भी थे प्राइवेट थे और जनरली वो लोग डिप्लोमा कराते थे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया और एकलौता कॉलेज है, इसलिए इसका प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में 90% प्लेसमेंट रेशियो ये लोग शो करते थे। अभी तो मुझे लग रहा है कि प्लेसमेंट जो है घटा है, मतलब प्लेसमेंट रेशियो घटा है कि 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितने प्लेस्ड हो रहे हैं, घटा है। लेकिन मीडियन पैकेज बढ़ा है। अगर मैं इस कॉलेज के पैकेज की बात करूं तो मान के चलिए 8 से 10 लाख कहीं नहीं गया है। वैसे मैंने इस कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू, वहीं के बच्चे का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उस बच्चे को मैं नहीं भिजवाया था। फिर उसने बाद में 1 साल पढ़ने के बाद में मैं उससे बोला कि भाई आके रिव्यू दो, कैसा है तुम्हारा कॉलेज, क्या लगता है तुम्हें। क्योंकि वो एकेटीयू में उसको कंप्यूटर साइंस मिल रही थी और एकेटीयू का काउंसलर उसका मैं था। पर बाद में मैं उसको एनएफएससी सजेस्ट किया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि भैया मैं आर्मी में जाना चाहता था। तो मैं उसको एनएफएससी सजेस्ट किया और वो एनएफएससी में जाके पढ़ रहा है। और उसने इसका हॉनेस्ट रिव्यू दिया कि उसको वहाँ पर कैसा लगता है। जितने भी प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट्स थे सबको मैंने खोल खोल के पूछा था। तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा।
बिल्कुल मज़ाक में मत लो। अगर मैं इसकी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कितने रैंक तक मिल जाता है गाइज़, तो ये बहुत ईज़िली मिल जाता है। 2021-22 में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 3 लाख तक गई थी। तो लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख रैंक है और तुम जनरल भी हो तो डेढ़ 2 लाख तक तुम भर सकते हो। लाख रैंक से ज़्यादा मतलब इनकी मतलब आराम से अगर लाख रैंक से भी ज़्यादा है, डेढ़ 2 लाख के अंदर हो तो तुम भर सकते हो। ईडब्ल्यूएस हो तो 3 लाख के अंदर भर सकते हो। ओबीसी हो तो भी 2 लाख तक भर सकते हो। एससी एसटी हो तो 4 लाख भी आपकी रैंक आ रही है ना, तो भी आराम से भरो, आराम से मुझे लगता है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक एक है कि पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग फॉर्म भरवाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। काउंसलिंग फॉर्म होता है जिसमें आपको जेईई मेन का रिजल्ट डालना होता है। अब जब आप जेईई मेन का रिजल्ट डालोगे तो आपको ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपको बुलाना है मेडिकल के लिए या नहीं बुलाना है। तो ये लोग सीट से दुगना या तिगुना बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारों का कहीं न कहीं एडमिशन हो जाता है। अब जो जाते हैं उसमें से ये लोग मेडिकल कराते हैं और जो मेडिकल में फिट बैठता है उसको ये लोग ले लेते हैं। तो इनका मेडिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हाइट चेक करते हैं, चेस्ट चेक करते हैं, बेसिक आई चेक करते हैं। जैसे मैंने अपने खुद के भाई को यहाँ भेजा था, नागपुर गया बेचारा, है ना, टिकट-विकट हमने बुक किया और एक पर्सन थे उनको भी साथ में भेजा, वो रिस्पेक्टेड हैं सर, वो भी साथ में गए। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि मेरे भाई का कलर ब्लाइंडनेस था, तो उन्होंने उसे नहीं लिया बिकॉज़ कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। तो क्या कह सकते हैं कि अब आप चाहो तो आप भी जाओ, ठीक है? बस देख लेना आई-वाई में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और थोड़ा-सा हाइट ये लोग माँगते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना ली है, उसको देख लेना। और चेस्ट वगैरह वैसे ज़्यादा माँगते नहीं हैं, ठीक है? आराम से हो जाएगा। जिस लड़के का मैंने वीडियो लिया था तुम बोलोगे हाँ यार, उससे बढ़िया चेस्ट तो सर आपका है, ठीक है? बट कोई बात नहीं। तो ये रही इनकी कट ऑफ, एनएफएससी में एडमिशन होना बहुत ईज़ी है। तो ये रहा एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप 12th पास होने चाहिए, उसके बाद जेईई में बैठे होने चाहिए और रैंक ऑलमोस्ट मैंने जो बताया उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है और उसके बाद से आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टफ नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो इसकी ट्यूशन फीस मात्र 15,000 है। टोटल जो फीस लगता है टोटल, वो 35,000 के आसपास, 35,000 के आसपास लगता है 1 साल का। तो ये बहुत कम है। हाँ, मेस चार्ज अलग से देना पड़ता है, ऑफ कोर्स मेस चार्ज अलग से देना पड़ता है, तो मेस चार्ज का आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, एनएफएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एनएफएससी की वेबसाइट में डाल दूँगा, वहाँ से जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि अभी फॉर्म आया नहीं है, जैसे ही फॉर्म आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूँ, तो यूट्यूब चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। दिस इज़ अ प्लेसमेंट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के कॉलेज पे, जो कि दूसरा नंबर का कॉलेज भी इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज। इसका नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन, एनआरटीआई। ये इंडियन रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो कॉलेज है या रेल मंत्रालय का कॉलेज है, इसकी फैसिलिटी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, आईआईटी जैसी फैसिलिटी है, ठीक है। यह 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था बड़ौदरा, गुजरात में। गुजरात में इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया और रेलवे ने अपने फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिश किया। अपने अकॉर्डिंग ये लोग ब्रांच चलाते हैं। जैसे एनएफएससी में क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, वो भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन फायर एंड सेफ्टी में देता है, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में देता है। उसी तरीके से एनआरटीआई में कौन कौन सी डिग्री मिलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। पहला बीटेक इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और दूसरा बीटेक इन रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल मतलब ईसीई से मिलता जुलता है, ईसीई से मिलता जुलता है। मतलब आप एमटेक करना चाहो तो यहाँ से बीटेक करने के बाद भी एमटेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, कम्युनिकेशन वगैरह के फील्ड में, तो चिंता मत करना। और तीसरा है मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग, तीसरा वाला मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांचेज हैं, जिसमें से सबसे बड़ी रिक्रूटर यहाँ की रेलवे है। रेलवे, मेट्रो, इन सब में इजीली यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भैया आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर रिपेयरिंग में होने चाहिए, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपका ये डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट। और इसमें एडमिशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन का स्कोर है, ये 2023 का ही स्कोर है। अच्छा, फॉर्म अभी इसका भी नहीं आया हुआ है, जैसे इसका फॉर्म आएगा, क्योंकि एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जेईई मेन का रिजल्ट आएगा
आपको रिजल्ट ले जाके इनके वेबसाइट पे काउंसलिंग करानी होगी। तो फॉर्म आता है उनका, तो जैसे ही फॉर्म आएगा आई विल टेल यू। मैं डेफिनेटली इसी चैनल पे वीडियो बना के डालूंगा और इसी टेलीग्राम चैनल पर जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। फीस इसकी ज़्यादा है, 1,45,750 रुपये पर सेमेस्टर है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की इनकम, अगर आपके पास 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, अगर 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो आपकी फ़ीस जो है 0 रुपये हो जाती है, कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं लगता है। और अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख से कम है अगर इनकम, तो आपकी जो फ़ीस हो जाती है 2/3 हो जाती है। हमने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है एनआरटीआई पे, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि एनआरटीआई में फ़ीस कैसे कम कराया जाता है, ठीक है। तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है एनआईटीआई में, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा जैसे इसका फॉर्म आए, और उसके बाद से वहाँ पे अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने की फ़ीस 500 रुपये लगती है, ठीक है। और यहाँ पे ना तो कोई इंटरव्यू होता है और ना ही कोई मेडिकल होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जेई मेन के आधार पे डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो एनआईटीआई में एडमिशन लेना बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है कि ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देते हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट और एक्स सर्विस मैन के बच्चों को भी देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ है बहुत ही ईजी है। रेलवे वालों का भी यहाँ पर कोटा है। तो भैया एनआईटीआई इज़ अ वन ऑफ द गुड कॉलेज। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है। यहाँ पे बच्चे और फैकल्टी एक्सचेंज होते रहते हैं। यूएसए में कोलेब्रेशन है, जापान में कोलेब्रेशन है, रशिया में कोलेब्रेशन है, यूके में कोलेब्रेशन है। इन सारी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने कोलेब्रेशन कर रखा है, और रिसर्च पर्पज़ से, स्टडी पर्पज़ से ये लोग वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब चूँकि इसका अभी पहला बैच निकला है इस बार, तो मुझे भी प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा इनफैक्ट बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन इनके वेबसाइट से जो इनके टॉप रिक्रूटर्स निकले थे वो यही निकले थे। अडानी, सीमेंस, फलाना, ढिमकाना, टाटा, महिंद्रा, टीसीएस, ये सारी कंपनीज़ हैं जो इनके यहाँ आते हैं। ठीक है, एल-एन-टी, दीज़ कंपनीज़, एल-एन-टी वगैरह, तो अब एल-एन-टी नहीं आएगा तो कौन आएगा, है ना? तो ये सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पे एनआरटीआई में आती हैं और यहाँ के बच्चों को ले जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का तो मतलब इंटर्नशिप वगैरह इधर ही लग जाता है, रेलवे वगैरह में ही लग जाता है। तो तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कम परसेंटाइल है तो तुम एनआरटीआई में जा सकते हो। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा जिसका भी 80 परसेंटाइल से ज़्यादा है, और अगर वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो अप्लाई करेगा। तो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर तुम्हारी 80 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो चांस है ईडब्ल्यूएस वालों का कि आराम से हो जाए। और अगर तुम जनरल हो और 85 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो भी चांस है कि आराम से हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब पहले के डाटा हैं लास्ट ईयर के, लेकिन जब से हमने वीडियो बनाया है, हमने और भी बहुत सारे एजुकेटर्स ने और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैली है, क्योंकि देखो ये 2018 में ही आया था, तो लोगों के बारे में, इस कॉलेज के बारे में लोगों के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम था। लेकिन अब इसका मैं देख रहा हूँ डाटा, मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी ये लोग कट ऑफ निकालेंगे तो तुम देखना इस बार कंपटीशन और तगड़ा हो गया होगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब इसके लिए तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल मत बनाना ये सर आपके वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि आपने इस पर वीडियो बनाई और ये क्या हो गया, कंपटीशन आपने बढ़ा दिया। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो ये दो कॉलेज थे। अब आते हैं अपने बाकी के दो कॉलेजेस पर। तो देखो, टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत क्या होता है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी एडमिशन होता है। अब इस स्कीम में क्या होता है कि सबसे पहले तुमको हायर किया जाएगा। हायर करने के बाद से एक जॉब भी है और ये पढ़ाई भी है। तुम्हें पहले हायर किया जाएगा, फिर तुम्हें क्या किया जाएगा कि ले जाके पढ़वाया जाएगा। अब जैसे ये सब है, सब क्या कहते हैं कि इंडियन नेवी वाले हैं, तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बीटेक करवाते हैं, और इनकी जो डिग्री आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आती है। तो पहले तुम 4 साल मन लगा के बीटेक करोगे, और उसके बाद से तुम्हें पोस्ट दे दी जाएगी, इंजीनियर की भी और ऑफिसर की भी। और इसमें इंडियन नेवी वगैरह में सैलरी अच्छी खासी होती है, 90,000 के आसपास होती है, और इंडियन आर्मी में 75,000 के आसपास होती है। ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, अगर तुम एनडीए से नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, अब उसी पोस्ट पे तुम टीईएस से जाओगे। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बात करूं टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी में, तो तुम क्या होना चाहिए कि तुम्हें पहले 12th पास आउट होना होगा, और 12th पास आउट होने के बाद से तुम्हें जेई मेन में बैठना होगा। अब जेई मेन में बैठने के बाद से जेई मेन के स्कोर कार्ड से आर्मी में अप्लाई करना होगा कि भैया हम
क्वालिफाई कर गए हैं। फिर टीसीएस के लिए अगर मान लो जेईई मेन के स्कोर कार्ड पे तुम शॉर्ट लिस्ट होते हो, ये लोग तुम्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट के बाद ही तुम्हें बुलाएंगे। इवन टिकट का पैसा भी देती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर तुम जाओगे तो टिकट का पैसा भी देती है। तो ये लोग तुम्हें बुलाएंगे और वहाँ पे जाके तुम्हारा एसएसबी होगा जैसे एनडीए वालों का होता है, ठीक है। टीएस एंट्री स्कीम में तुम्हें एनडीए क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तुम्हें डायरेक्टली एसएसबी देने का मौका दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, और जो टीएस है टेक्निकल एंट्री स्कीम, साल में 2 बार निकलता है, साल में 2 बार निकलता है, तो ये और भी अच्छी बात है कि ठीक है चलो अपन लोग ऐसे भी कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? टीएस जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम साल में 2 बार निकलता है और हर साल 90 सीट ही होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे टफ है। अब बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाएगा जिसमें से क्या होगा कि एसएसबी पहले इनका होगा जो एनडीए के बाद होता है, और उसके बाद से तुम क्या करोगे, यू कैन ज्वाइन द आर्मी एंड डू इंजीनियरिंग। पहले आपको इंजीनियरिंग करना होगा और जैसे ही आप इंजीनियरिंग करके निकलोगे आपको जॉब थमा दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन इसका एसएसबी बहुत टफ होगा। तो सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठे रहना, पहले तुम कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना और बाद में आर्मी में भी ट्राई करना, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ तुम नेवी में भी अप्लाई करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। अच्छा, इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके तुम्हें अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब कब इसका फॉर्म आएगा, तो अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं इसी चैनल पे इन्फॉर्म करूंगा। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि इंडिया का होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, एज बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हारी एज जो है 16.5 से 19.5 के बीच में ही होना चाहिए। अगर तुम उससे ज़्यादा तुम्हारी एज है तो यू आर नॉट अप्लीकेबल फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम तुम्हारे बोर्ड्स में 60% होने चाहिए और तुम जेई मेन में भी पास हुए होने चाहिए, जेई मेन में भी पास हुए होने चाहिए, ठीक है। और तुम जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि साल में ये 2 बार निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग ना? अच्छा, जो इंडियन आर्मी का जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वो 12th पर और प्लस जेई मेन दोनों को मिला के ही शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक को लेके शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये 12th और जेई मेंस दोनों के बेसिस पे दोनों का मिला के रैंक बनाएंगे और फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे और तब एसएसबी के लिए बुलाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये था तुम्हारा, और इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है, तो तुम टेंशन मत लो। अगर इंडियन आर्मी में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद से तुम्हें एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिजिकल भी होगा और मेडिकल भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी भी क्या जेईई मेन से ज्वाइन किया जा सकता है, तो आंसर है यस, ज्वाइन किया जा सकता है। अब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो, पहली चीज़, तुम 12th पास आउट होने चाहिए और 70% से कम तुम्हारा परसेंटेज नहीं होना चाहिए, 70% मिनिमम होना चाहिए और तुम पीसीएम से होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से 2023 में इस बार अगर तुम बैठे हो तो अप्लाई कर सकते हो, पिछले साल वाला भी अप्लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एज क्राइटेरिया ज़रूरी है कि 16.5 से 19.5 के बीच ही तुम्हारा एज होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एज है तो यू आर नॉट, यू विल नॉट कंसिडरेबल ईयर। और मुझे लगता है कि अगर 1 लाख से 1.5 लाख भी तुम्हारी रैंक है, लेस देन 1.5 लाख है, तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी अप्लाई करने का कोई फीस थोड़ी ना लगता है, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का फॉर्म 0 रुपये का है, तो आराम से तुम अप्लाई कर लेना यार, क्या जा रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो ठीक है, और नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए तो कोई बात नहीं। अब जब तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए ना, तो मेल के थ्रू भी तुम्हें बताया जाएगा और एसएमएस के थ्रू भी बताया जाएगा, ठीक है। और साल में इसके मतलब हर साल 35 वैकेंसी ही होती है, ध्यान रखना, मात्र और मात्र 35 वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे जाना और भी टफ होने वाला है, इट्स नॉट इजी। अच्छा, अगर तुमसे ये बोला जाए कि भैया यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे ही तुम ज्वाइन करते हो तुम्हें बीटेक कराया जाता है। अब बीटेक किस ब्रांच में कराया जाता है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कराया जाए, या इंडियन नेवी को जिस टाइप के इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी उस ब्रांच में कराएगी। और तुम्हारी जो डिग्री देगी वो जेएनयू देगी। अब जेएनयू अपने आप में बड़ा नाम है, ठीक है। तो तुम एक तरीके से तुम इंजीनियर भी बन जाओगे और नेवी के ऑफिसर भी बन जाओगे, और तुम्हारी पोस्टिंग भी ऑफिसर रैंक पे ही होगी।
तो बिना एनडीए दिए तुम नेवी ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से तुम एक नेवी ऑफिसर बन सकते हो, कैप्टन वगैरह बन सकते हो। तो ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है। बट अगर तुम्हें जेईई मेन तुमने क्वालिफाई किया है तब। तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने वैसे इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है डेडिकेटेड, तो तुम बोलना तो मैं तुम्हें इसकी लिंक डाल दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और फिर भी अगर कोई दिमाग में डाउट रह गया हो तो तुम बिल्कुल मुझसे पूछना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।